नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस मंच पर। हमने इकोनॉमिक्स की श्रृंखला शुरू कर रखी है और उसी श्रृंखला का ये अगला वीडियो है जिसके अंदर हम भारतीय रिजर्व बैंक और मौद्रिक नीति के बारे में पढ़ेंगे। देखो, इससे पहले मैंने आपको इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी के अंदर जो अंतर है वो बता दिया था और इकोनॉमिक्स की कुछ बेसिक अवधारणाएँ बताई थी, मूलभूत उसकी अवधारणाएँ वो बताई थी। अब हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं भारतीय रिजर्व बैंक और मौद्रिक नीति के बारे में। इस पूरे चैप्टर को हम 2 या 3 वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे ताकि छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे, देखने में आसानी रहे। लेकिन इसको कवर करने के लिए हमें वित्तीय व्यवस्था, भारत में बैंकिंग का इतिहास, भारतीय रिजर्व बैंक और मौद्रिक नीति के जो चयनात्मक और गुणात्मक तरीके हैं वो, और मौद्रिक नीति और बैंक से जुड़ी कुछ शब्दावली, इन सबको कवर करना है। आशा है आपको ये सीरीज पसंद आएगी। अगर पसंद आ रही है तो आप कमेंट करना, आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करना और सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को शेयर भी करना। चलो शुरू करते हैं हम हमारी इस श्रृंखला के इस सेकंड वीडियो को। देखो, सबसे पहले आपको मैं एक शब्द है मुद्रा के बारे में बता देता हूँ। मुद्रा का मतलब क्या होता है ये देखो। मुद्रा किसी वस्तु या फिर सेवा, वस्तु हो चाहे कोई या फिर कोई सेवा हो, इनके विनिमय का माध्यम है। क्या है? माध्यम है। तो मैंने बता दिया मुद्रा क्या है, एक माध्यम है। माध्यम का मतलब विनिमय का माध्यम। और किसके विनिमय का माध्यम? जो कोई वस्तु हो और चाहे कोई सेवा हो, सेवा या वस्तु के विनिमय का माध्यम है। समझाने के लिए मैं आपको ये समझाता हूँ। ए और बी कोई 2 व्यक्ति हैं। इस व्यक्ति के पास कोई वस्तु है, इस व्यक्ति के पास कोई वस्तु है। इस वस्तु को खरीदने वाला बी है, इस वस्तु को खरीदना चाहता है बी। तो बी इस वस्तु को खरीदेगा, इसके बदले में क्या देगा? इसको मुद्रा देगा, मुद्रा देगा। ठीक है, तो ये मुद्रा क्या करवा रही है? विनिमय करवा रही है। विनिमय करवा रही है किसका? वस्तु या फिर सेवा का। ठीक है, ये मुद्रा है। पहले वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी, वस्तु के बदले में वस्तु दे दी जाती थी, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी समस्याएं थी। उन समस्याओं को दूर करने के लिए मुद्रा का चलन शुरू हुआ और मुद्रा क्या कर रही है? अब विनिमय का माध्यम के रूप में काम कर रही है। ठीक है, तो वित्त शब्द आता है एक, वित्त। हम वित्त को पढ़ते हैं पहले। वित्त का मतलब क्या होता है? वित्त का मतलब होता है मुद्रा के उपयोग का अधिकार। क्या होता है? मुद्रा के उपयोग का अधिकार। जैसे मानो ये कोई ए व्यक्ति है, ये कोई बी व्यक्ति है। ए व्यक्ति के पास 1000 रुपये की मुद्रा है, 1000 रुपये की मुद्रा है, 1000 रुपये है। ठीक है, अब ये ए व्यक्ति जब ये मुद्रा बी को देता है और ये कहता है कि ठीक है, आप ये 1000 रुपये उपयोग में ले सकते हैं, तो इसने ए ने इसे बी को अधिकार दिया है, उपयोग का अधिकार दिया है, मुद्रा के उपयोग का अधिकार दिया है, तो ये वित्त कहलाएगा। ठीक है, देखो, एक कंडीशन ये हो सकती है ए और बी है। ए के पास 1000 रुपये हैं और बी के पास कुछ नहीं है। तो ए 1000 रुपये बी को देता है और ये बोलता है कि मैं आता हूँ 2 दिन बाद में, ये मेरे को वापस दे देना, तब तक आप इनको रख लो। तो ये वित्त का अधिकार नहीं, इसको उपयोग का अधिकार नहीं दे रहा है, मुद्रा के उपयोग का अधिकार नहीं दे रहा है, तो ये वित्त नहीं कहलाएगा। ये सिर्फ केयरटेकर मान सकते हैं इसको। तो इस प्रकार से वित्त क्या है? मुद्रा के उपयोग का अधिकार, मुद्रा के उपयोग का अधिकार है। ठीक है, इसका आधार क्या होगा? क्यों देंगे उपयोग का अधिकार? तो इसके लिए हमें ब्याज मिलेगा या फिर लाभांश मिलेगा। ब्याज या लाभांश के लिए मुद्रा के उपयोग का अधिकार दिया जाता है। समझो बात को और थोड़ा गहराई से समझो। जैसे मान लो ये कोई बैंक है, ये कोई बैंक है। ठीक है, ये बैंक है। उसके बाद में ये एक कोई कंपनी है, ये कोई कंपनी है और ये एक कोई व्यक्ति है। ठीक है, इस व्यक्ति को इस कंपनी से एक कार खरीदनी है। क्या करनी है? इससे एक कार खरीदनी है। कार की कीमत है, मान लो आप 10 लाख रुपये मान लो, कोई दिक्कत नहीं, 10 लाख रुपये कीमत है। ए के पास 10 लाख रुपये है नहीं, मान लो इसके पास 5 लाख ही हैं, 5 लाख रुपये इसके पास है नहीं। तो 5 लाख रुपये के लिए क्या करेगा? ये कार का फाइनेंस करवाएगा। ये नाम आपने सुना होगा बिल्कुल कि फाइनेंस पे गाड़ी लिए, ये फाइनेंस करवाएगा। फाइनेंस का मतलब ये है, ये बैंक के पास जाएगा, इस बैंक के पास जाएगा, इससे कहेगा कि मुझे 5 लाख रुपये क्या फाइनेंस कर दो, मुझे फाइनेंस कर दो। ठीक है, तो बैंक क्या करेगा? इसको 5 लाख रुपये दे देगा, ए को 5 लाख रुपये देगा और क्या कहेगा? ठीक है, आप ये 5 लाख रुपये लो और इसका उपयोग कर लो। ये उपयोग करेगा इसका कार खरीदने में।
5 लाख रुपए इसके पास थे, 5 लाख रुपए का इसने फाइनेंस करवाया और 10 लाख रुपए में कंपनी को देके कार खरीद ली। ठीक है, अब बदले में बैंक क्या लेगा इससे, ऐसे क्या लेगा, ब्याज लेगा। बैंक क्या लेगा इससे, ब्याज लेगा। तो इस अधिकार का जो आधार है वो क्या है, ब्याज है। ब्याज के बदले में तो इस बैंक ने ये कहा कि भाई आप 5 लाख रुपए उपयोग कर लो और मेरे को ब्याज दे देना। तो ये जो 5 लाख रुपए दे रहे हैं इसको कहेंगे हम वित्त। ठीक है, अब मेरे हिसाब से आपको वित्त का मतलब समझ में आ गया होगा। आपने सुना भी होगा फाइनेंस करवाना, वित्त को भी वैसे फाइनेंस तो बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा और वित्तीय व्यवस्था। वित्तीय व्यवस्था के बारे में देखते हैं। देखो वित्तीय व्यवस्था का मतलब क्या है। वित्तीय व्यवस्था का मतलब यह है कि वित्त की उपलब्धता करने के लिए बनाई गई व्यवस्था, ठीक है, वित्तीय व्यवस्था कहलाती है। इसके लिए कौन कौन शामिल होते हैं इसमें, वित्तीय सेवाएं शामिल होती हैं। और वित्तीय सेवाएं कौन प्रदान करती हैं, वित्तीय संस्थाएं प्रदान करती हैं। वित्तीय उपकरण होते हैं कुछ वित्तीय संस्थान होती हैं और वित्तीय बाजार है। ये सब क्या करते हैं, मिलकर वित्तीय व्यवस्था बनाते हैं। किसी भी देश में ये वित्तीय व्यवस्था बनाते हैं। वित्तीय सेवाओं की अगर बात करें तो जैसे बैंकिंग सेवाएं वित्तीय सेवाएं होती हैं। निवेश परामर्शदाता होते हैं, वो निवेश कहाँ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो क्या निवेश के लिए परामर्श प्रदान करते हैं, तो वो भी वित्तीय सेवाएं ही प्रदान कर रही हैं। वित्तीय संस्थाएं बैंक है, बीमा है, गैर बैंकिंग संस्थाएं हैं, ये सब वित्तीय संस्थाएं होती है। वित्तीय उपकरणों में शेयर आता है, चेक आता है, बॉन्ड आता है, ये सब क्या है, वित्तीय उपकरण होते हैं। ठीक है, वित्तीय विनिमय का मतलब है ऋण का लेन देन करने की जो क्रिया है वो क्या है, वित्तीय विनिमय कहलाती है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा वित्त बाजार की बात करते हैं। वित्तीय बाजार, देखो वित्तीय बाजार क्या है, एक ऐसी संस्था है, ऐसी संस्था या ऐसी संस्थागत व्यवस्था है जहाँ क्रेता और विक्रेता वित्त का लेन देन करते हैं। जहाँ पे वित्त का लेन देन किया जाए वो वित्तीय बाजार कहलाएगा। और वित्तीय बाजार का वर्गीकरण कर रखा है हमने 2 भागों में। कौन कौन से हैं, एक तो मुद्रा बाजार है, एक पूंजी बाजार। वित्तीय बाजार को 2 भागों में बांट दिया, कौन कौन से, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार में क्या होता है कि वित्त का लेन देन होता है अल्प अवधि के लिए, वित्त का लेन देन होता है अल्प अवधि में, और यहाँ अधिक तरल मात्रा की मुद्रा का लेन देन होता है। ठीक है, जो तरलता अधिक होती है ना उसका लेन देन अधिक होता है। और पूंजी बाजार में क्या होता है, वित्त का लेन देन होता है दीर्घकाल अवधि के लिए, लंबे समय की अवधि के लिए होता है। ठीक है, इसके उदाहरण देखें, मुद्रा बाजार में जो काम करने वाली संस्था है कौन है, बैंक है। और पूंजी बाजार में काम करने वाली संस्था है शेयर बाजार वगैरह जिसे। ठीक है, और इसकी बात करें तो हम थोड़ा सा आगे डिटेल से देखें इनको, मुद्रा बाजार को और पूंजी बाजार को। तो मुद्रा बाजार भी 2 प्रकार के हैं, संगठित और असंगठित। संगठित के अंदर जो जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं, जैसे आरबीआई है, उसके अधीन काम करने वाले ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक हैं, वाणिज्य बैंक हैं, सहकारी बैंक हैं, निजी बैंक, सार्वजनिक बैंक, विदेशी बैंक, ये वाणिज्य बैंक के ही प्रकार हैं, ये आते हैं। और एक साहूकार, आपने गाँव में सुने होंगे साहूकार वगैरह होते हैं, वो भी तो मुद्रा के उपयोग का अधिकार देते हैं ब्याज के आधार पर, तो वो भी क्या है, मुद्रा बाजार के अंग है, लेकिन वो असंगठित आते हैं। ठीक है, असंगठित क्षेत्र में आते हैं। और इसके बाद में पूंजी बाजार के अंदर शेयर बाजार काम करता है, पूंजी बाजार में शेयर बाजार काम करता है। एक एक करके इनको थोड़ा ठीक तरीके से देख लेते हैं। भारतीय मुद्रा बाजार की बात करते हैं, इसकी कुछ विशेषता हैं उनकी चर्चा करते हैं। एकीकृत बाजार का अभाव है भारत में, तार्किक ब्याज दर संरचना का अभाव है, संगठित वित्त बाजार नहीं है यहाँ पे, और मुद्रा बाजार में फंड की भी कमी है। हमारी मुद्रा बाजार में फंड की कमी है, अपर्याप्त बैंकिंग सुविधाएं भी हैं। ठीक है, तरलता का मतलब समझ लो, तरलता क्या होती है, तरलता किसी परिसंपत्ति, भौतिक, वित्तीय या बौद्धिक किसी भी प्रकार की संपत्ति हो उसको नकदी में परिवर्तित करने की जो क्षमता है उसको तरलता कहते हैं। ठीक है, और तरलता के निर्धारक तत्व कौन से होते हैं, समय और लाभ। ठीक है, यदि परिसंपत्ति कम समय में नकदी में परिवर्तित हो जाए तो यह ज़्यादा तरल माना जाएगा। ठीक है, देखो मेरे हिसाब से तरलता समझ में नहीं आई होगी आसानी से आपके। तरलता का मतलब क्या होता है, ये देखो, तरलता का मतलब ये होता है, ये कोई एक दुकानदार है, ठीक है, और ये बी कोई एक ग्राहक है। बी क्या है, एक ग्राहक है। बी के पास में 2 चीज़ें हैं, 3 मान लो, क्या है, एक तो है इसके पास में वस्तु है, मान लो गेहूं है, एक इसके पास में है रुपया, ठीक है, और एक इसके पास है चेक। ठीक है, अब इस दुकानदार से बी को क्या खरीदना है, कोई वस्तु खरीदनी है, कुछ भी वस्तु मान लो, वो वस्तु खरीदनी है। समझ गए आप। देखो ए दुकानदार है, बी एक ग्राहक है। बी के पास में चेक है, रुपये हैं, गेहूं है। दुकानदार के पास बहुत सारी वस्तुएं हैं जिसमें से बी को कोई वस्तु खरीदनी है। अब ये बी ए के पास जाएगा, ए के पास वस्तु खरीदने जाएगा और बदले में इसको कुछ देगा, क्योंकि विनिमय करने के लिए कोई माध्यम होना चाहिए। बदले में इसको कुछ देगा, क्या देगा, अगर वो गेहूं देता है तो दुकानदार गेहूं ले लेगा। आपको क्या लगता है, दुकानदार वस्तु के बदले में गेहूं लेगा? ले सकता है, लेकिन संभावनाएं क्या है, बहुत कम है। इसका मतलब इसकी तरलता बहुत कम है, गेहूं की तरलता कम है। फिर उसके बाद में
बी क्या करता है, उसको ये कहता है कि ये चेक ले लो मेरा, आप चेक है, ये चेक ले लो और मेरे को ये वस्तु दे दो, इतने रुपए का चेक ले लो। तो चेक लेने की संभावना कितनी है, गेहूं से ज़्यादा है, गेहूं से ज़्यादा है, तो चेक ले सकता है, लेकिन गेहूं से ज़्यादा संभावना है चेक लेने की संभावना, क्योंकि बैंक में जाएगा और उसको नकदी में परिवर्तित करवा लेगा, तो चेक लेने की संभावना ज़्यादा है। तो इसका मतलब गेहूं से ज़्यादा तरल कौन है, चेक। और सबसे ज़्यादा अधिक संभावना है जाते तुरंत कुछ भी ना सोचे पूछे कुछ भी किए हुए क्या ले लेगा, इससे रुपये स्वीकार कर लेगा। ए रुपये ले लेगा बी को और वस्तु छपा देगा। इसका मतलब सबसे ज़्यादा तरलता किसकी है, रुपये की है। तो इन तीनों के अंदर रुपये, चेक और गेहूं के अंदर तरलता देखें तो सबसे ज़्यादा तरल कौन है, रुपया, क्योंकि ये तुरंत काम में आ गया ना, हर कोई इसको स्वीकार कर लेता है, तुरंत कर लेता है। बाद में बात आती है चेक की, तो चेक भी क्या है, रुपये से कम तरल है, रुपये से कम तरल है, क्योंकि इसको अगर ए चाहे उसी टाइम पे तो किसी को दे नहीं सकता और उसी टाइम पे इसको नकदी में परिवर्तित नहीं कर सकता ना, क्योंकि इसके लिए इसको बैंक में जाना पड़ेगा, बैंक के जो नियम है उनको फॉलो करना पड़ेगा। इसका मतलब इसकी तरलता कम है और गेहूं की तरलता इससे भी कम होगी। क्यों होगी, क्योंकि गेहूं को हर कोई इसके अगर काम में आ रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर इसको काम में नहीं आ रहा, ये अगर किसी दूसरे को देना चाहेगा, नकदी में बेचना चाहे, तो इसको ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जिसको गेहूं की आवश्यकता है, क्योंकि जिसको आवश्यकता है वही तो गेहूं खरीदेगा इससे, नहीं तो फिर ये इसके पास पड़ा रहेगा। इसका मतलब इसकी तरलता कम होगी। तो अब तरलता का मतलब आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, देखो ये पॉइंट दे रखा है, लोगों को वित्तीय अवस्था से जोड़ने की जो प्रक्रिया है उसको वित्तीय समावेशन कहते हैं। वित्तीय समावेशन का मतलब क्या होता है, वित्तीय समावेशन का मतलब ये होता है कि समाज के अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति को भी बैंकिंग सिस्टम में शामिल कर लेना। समाज के अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति को भी बैंकिंग सिस्टम में या वित्तीय व्यवस्था के अंदर शामिल कर लेना वित्तीय समावेशन कहलाता है। ठीक है, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को वित्तीय व्यवस्था से जोड़ देना वित्तीय समावेशन है। इसके लिए जन धन योजना चलाई गई थी जो बहुत हद तक सफल भी हुई है। और इसका महत्व क्या है, वित्तीय समावेशन के क्या महत्व है, इससे देखो संसाधनों की गतिशीलता बढ़ती है, संसाधनों की गतिशीलता बढ़ती है। अब कैसे बढ़ती है गतिशीलता, इसके लिए मैं आपको समझाता हूँ। देखो ए और बी कोई दो व्यक्ति हैं, ए और बी कोई दो व्यक्ति हैं। देखो इकोनॉमिक्स के अंदर अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हो ना तो कहीं समस्या आने वाली नहीं है आपको, हर क्वेश्चन को आप सोल्व कर लोगे। अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो रुकने की कोशिश करोगे, नहीं आई आपकी कुछ बस की बात होगी नहीं फिर जल्दी से। ए कोई व्यक्ति है जिसके पास 1000 रुपये है और बी है इसके पास 1000 रुपये की आवश्यकता है, इसको अभी मांग है, 1000 रुपये की ज़रूरत है। ठीक है, अब क्या होता है, देखो ए के पास सरप्लस है 1000 रुपये, बी के पास कमी है। अगर ये ए है, अगर ये 1000 रुपये बी को दे दे तो इसका काम चल सकता है, बी का काम चल सकता है। और इससे क्या है, ये संसाधन यहाँ से यहाँ चले गए, ये संसाधन यहाँ से यहाँ चले गए। ठीक है, तो ये संसाधनों की गतिशीलता होगी। लेकिन ये ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें जोखिम है। ए को लगता है क्या पता मेरे बी वापस करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो ये जोखिम की वजह से ए इसको पैसे देने, बी को पैसे नहीं देगा। जानकार है तो दे देगा, वैसे नॉर्मली नहीं देते। इसके लिए क्या होता है कि ए और बी बीच में आ गई वित्तीय व्यवस्था के लिए वित्तीय संस्थाएं, जैसे बैंक आ गया, बैंक आ गया। ठीक है, बैंक आ गया। अगर ए को बैंक से जोड़ दिया जाए, ए को बैंक से जोड़ दिया जाए और बी भी बैंक से जुड़ा हो तो ए क्या करेगा, 1000 रुपये अपने लेगा और बैंक में जाके जमा करवा देगा। और ये 1000 रुपये बैंक क्या करेगा, बी को लोन दे देगा, बी को लोन दे देगा। अब देखो ये वित्तीय व्यवस्था से जुड़ गए, इसलिए ये ऐसा संभव हो पाया ना, ये 1000 रुपये यहाँ तक पहुँच गए, तुरंत पहुँच गए, कोई ज़्यादा समस्या आई नहीं इसके अंदर। तो इस वित्तीय व्यवस्था से जोड़ने के लिए लोगों को क्या करना पड़ता है, सरकार को वित्तीय समावेशन करना पड़ता है। क्योंकि वित्तीय समावेशन का मतलब ये है हर व्यक्ति को बैंकों से जोड़ना, वित्तीय व्यवस्था से जोड़ना। अब यहाँ संसाधनों की गतिशीलता बढ़ गई, क्योंकि ये व्यक्ति जिसके पास सरप्लस रुपया था 1000, वो यहाँ पहुँच गया, इसके पास जिसके पास आवश्यकता थी उसके पास पहुँच गए। तो ये गतिशीलता को बढ़ाता है वित्तीय समावेशन। समझ में आ गया इतना? आगे चलते हैं। अब हम भारत में बैंकिंग का इतिहास पढ़ते हैं। बैंकिंग का इतिहास पढ़ने से पहले मैं आपको बैंक बता देता हूँ, बैंक क्या है। बैंक क्या है, देखो बैंक क्या है। बैंक एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी संस्था है जो वित्तीय मध्यस्थ का काम करती है, वित्तीय मध्यस्थ का काम करती है। वित्तीय मध्यस्थ का काम करती है मतलब अभी मैंने एक एग्जाम्पल लिया था ए और बी वाला, देखो इसको ही समझो। इस एग्जाम्पल के अंदर ए के पास 1000 रुपये हैं, सरप्लस है, और बी के पास मांग है 1000 रुपये की, इसको आवश्यकता है। अब ये बैंक है, बीच में बैंक है कोई। ठीक है, अब होता क्या है, ए सीधा बी को पैसे ना दे, अगर जानकार है तो दे देगा, लेकिन जानकार नहीं होने से नहीं देगा। और ये कोई जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति के जानकार के पास सरप्लस पैसा हो, समझ रहे हो। हर व्यक्ति के जानकार के पास, जिसके पास सरप्लस है उसके जानकार के पास उसकी मांग भी हो, ये कोई जरूरी नहीं है। इसके लिए क्या है,
ए अगर जानकार है तो दे देगा, हम ये मान के चलते हैं जानकार नहीं है। ए के पास जो सरप्लस पैसा है वो बी के पास पहुंचना चाहिए, बी के पास पहुंचना चाहिए, क्योंकि ए भी ये सरप्लस पैसे अपने पास रख के क्या करेगा, अगर ये किसी को देगा तो ब्याज मिलेगा, लेकिन जोखिम ये है कि ब्याज तो दूर, मूल भी डूब जाए, क्या पता बी ना दे। इसलिए इस जोखिम को दूर करने के लिए एक मध्यस्थ आ गया बीच में, ये बैंक। इसने कहा ए को कि आप मेरे को अपने 1000 रुपये जमा करवाओ, अपने 1000 रुपये जमा करवाओ, और मैं गारंटी देता हूँ कि आपको इस % ब्याज के हिसाब से मैं इतने दिन बाद में या फिर जब आप चाहोगे तब मैं आपको लौटा दूंगा। इसने गारंटी दी बैंक ने ए को कि आप 1000 रुपये मेरे को दो और मैं इतने % ब्याज के, वो ब्याज दर जो भी होती है उसके हिसाब से, इतने % ब्याज के हिसाब से जब आप चाहोगे तब मैं आपको लौटा दूंगा। तो ए को कोई जोखिम नहीं है, यहाँ इसको पैसे जमा करवा देगा। ठीक है, अब देखो बैंक इसको कहेगा बी को, ठीक है आप मेरे पास आओ, मैं आपको ऋण दूंगा, मैं आपको ऋण दूंगा और इतने % ब्याज लूंगा, ये ब्याज लूंगा, इतने % ब्याज लूंगा और आपको ऋण दूंगा। अब कितना चाहिए आप बताओ। अब बी जाएगा बैंक के पास और ब्याज दर के हिसाब से अपना लोन लेके आ जाएगा। इसका मतलब इसने मध्यस्थ का काम कर दिया, ये वित्त का आदान प्रदान करवा रहे हैं ना, वित्त का आदान प्रदान कर रहे हैं, तो ये वित्तीय मध्यस्थ का काम करने वाला कौन हो गया, बैंक हो गया। तो बैंक पता चल गया बैंक क्या होते हैं। अब हम बैंकों के इतिहास के बारे में देख लेते हैं। बैंकों का इतिहास देखो, मुख्य बिंदु है, मैं उनको हाईलाइट कर दूंगा, बता दूंगा आपको, उनको ध्यान रखना, बाकी ऐसे थोड़ी आपकी क्रोनोलॉजी बनाने के लिए मैं बता रहा हूँ। 1157 की बात है, इटली के अंदर बैंक ऑफ वेनिस की स्थापना होती है। फिर 1694 के अंदर बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना होती है इटली में, और 1770 के अंदर, 1770 में, क्योंकि आपको ये पता है कि भारत के ऊपर अंग्रेजों ने काफ़ी समय तक राज किया है, अंग्रेजों को यहाँ हुकूमत रही है बहुत लंबे समय तक। तो 1770 के अंदर यूरोपीय बैंकिंग पद्धति के आधार पर भारत में एक बैंक खोला जाता है, और कौन खोलती है, अलेक्जेंडर एंड कंपनी। अलेक्जेंडर एंड कंपनी भारत के अंदर यूरोपीय बैंकिंग पद्धति के आधार पर एक बैंक खोलती है, और वो भारत का पहला बैंक था। और इस बैंक के अंदर विदेशी पूंजी थी, यूरोप की पूंजी थी, ब्रिटेन की पूंजी थी। ठीक है, उसके बाद में 1806 के अंदर बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना होती है। ये प्रेसिडेंसी थी बंगाल उस टाइम पे, अंग्रेजों के टाइम पे। इस प्रेसिडेंसी के अंदर बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना होती है। 1840 में अगली प्रेसिडेंसी बॉम्बे, बैंक ऑफ बॉम्बे में बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना होती है, और 1843 में मद्रास के अंदर बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना करते हैं। इस प्रकार से देखो, तीनों प्रेसिडेंसियों के अंदर 3 बैंकों की स्थापना होती है, 1806 में, 1840 में, 1843 में, याद रखना इसको। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। और ये तीनों प्रेसिडेंसियों के बैंक, ये बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, इन दोनों बैंकों को मिलाकर 1921 के अंदर एक बैंक बढ़ेगा जिसका नाम होगा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। आगे चलेंगे तब देखेंगे। अब उसके बाद में 1881 के अंदर एक बैंक खुलता है जिसका नाम है अवध कमर्शियल बैंक, अवध कमर्शियल बैंक। और ये बैंक ऐसा था जिसके अंदर सीमित देयता भारतीयों की थी, और ये सीमित रूप से भारतीयों द्वारा संचालित था। मतलब ऐसा प्रथम बैंक है जो सीमित देयता है, जिसके अंदर भारतीयों की भी देयता है और भारतीय द्वारा ये संचालित भी है सीमित रूप से। ठीक है, अब इसको ये ध्यान रखना पड़ेगा, सीमित मात्रा में भारतीयों द्वारा संचालित कौन सा बैंक था, अवध कमर्शियल बैंक। उसके बाद में जब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो बात आती है 1894 की। 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना होती है, और ये बैंक पहला था जो भारतीयों के पूर्ण रूपेण से भारतीयों द्वारा संचालित हुआ था, और भारतीयों की इसमें हिस्सेदारी थी। उसके बाद में 1921 में, 27 जनवरी 1921 में क्या होता है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है, और ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनता है बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तीनों प्रेसिडेंसी जो बैंक थे उनके विलय से। ठीक है, और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1934 तक केंद्रीय बैंक के रूप में काम करता है। केंद्रीय बैंक क्या है आगे बिल्कुल डिटेल से पढ़ाएंगे केंद्रीय बैंक। ठीक है, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, केंद्रीय बैंक के रूप में काम करता है 1934 तक। उसके बाद में क्या होता है, 1926 के अंदर एक हिल्टन यंग कमीशन बनता है। हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा क्या होता है, एक केंद्रीय बैंक बनाने की सिफारिश की जाती है, और 1930 में केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति बनती है, और इन सब की सिफारिश के आधार पे 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई अधिनियम के द्वारा आरबीआई की स्थापना कर दी जाती है। हमारे वर्तमान आरबीआई की स्थापना कर दी जाती है। आरबीआई अधिनियम 1934 पारित किया जाता है, और उस अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की जाती है। उसके बाद में 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया। राष्ट्रीयकरण का मतलब आरबीआई के शेयर गवर्नमेंट ने खरीद लिए, आरबीआई के शेयर गवर्नमेंट ने खरीद लिए थे। उसके बाद 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया, और इसका नाम कर दिया गया भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। समझने वाली बात देखो कुछ नहीं है, पूरे हिस्ट्री के अंदर मैं जो बता रहा हूँ वो देखो यहाँ तक की। सबसे पहले आपको 3 प्रेसिडेंशियल बैंक कौन कौन से थे, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास,
वो याद रखने हैं, ठीक है। इन तीनों प्रेसिडेंशियल बैंकों को मिलाकर 1921 के अंदर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की जाती है। किसकी? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना। और ये शुरुआत में 1934 तक केंद्रीय बैंक के रूप में काम करता है। उसके बाद में 1955 के अंदर इस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है और इसका नाम कर दिया जाता है SBI। क्या कर दिया जाता है? SBI। यहाँ तक की बात क्लियर है। राष्ट्रीयकरण का मतलब मैंने आपको बता दिया कि उसके 50% से अधिक शेयरों को गवर्नमेंट खरीद ले तो वो राष्ट्रीयकृत माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है? 1926 के अंदर हिल्टन यंग कमीशन बनती है। हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश होती है कि केंद्रीय बैंक बनाया जाए और फिर केंद्रीय बैंक जांच समिति बनती है 1930 में। इन दोनों की सिफारिश पे एक अधिनियम पारित किया जाता है, एक्ट पारित किया जाता है 1934, RBI अधिनियम 1934। इस अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना कर दी जाती है। RBI की स्थापना कर दी जाती है और भारत के आज़ाद होने के पश्चात 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। बात समझ में आ गई? यहाँ तक की हिस्ट्री थी, आपको समझ में आई या नहीं आई? आगे देख लो, अगर नहीं आई तो फिर एक बार दोबारा वीडियो देख लेना, बिल्कुल समझ में आ जाएगी। आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब ये जो तथ्य हैं ये आपको थोड़ी सी देखने पड़ेंगे। होता क्या है? 1969 के अंदर 14 बैंकों की जमा राशि जिनकी 50 करोड़ जमा राशि थी या इससे अधिक थी, उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 14 बैंक थे भारत के अंदर, उनकी राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। फिर 1980 के अंदर 6 वाणिज्य बैंकों को जिनकी जमा राशि या चुकता पूंजी 200 करोड़ रुपए इससे अधिक थी, उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, ठीक है। ये राष्ट्रीयकरण का दौर चल रहा है बैंकों के। अब उसके बाद 1982 के अंदर एक्जिम बैंक की स्थापना होती है। एक्जिम बैंक एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैंक है, ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए है, ठीक है। 1982 के अंदर नाबार्ड की स्थापना होती है। नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। ये देखो क्या करता है बैंक, ये बैंक एक तरह से बैंक बोल देते हैं इसको, वैसे वित्तीय संस्था बोलना इसको ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये क्या करता है? एग्रीकल्चर के क्षेत्र के अंदर उसके विकास के लिए ऋण उपलब्ध करवाता है बैंकों को। ये डायरेक्ट लोन नहीं देगा, किसानों को डायरेक्ट लोन नहीं देगा, ये बैंकों को लोन देगा। अगर कोई बैंक एग्रीकल्चर के क्षेत्र में लोन दे रहा है तो उसको लोन उपलब्ध कराएगा ये। और ये रूरल डेवलपमेंट के लिए भी काम करता है, ग्रामीण विकास के लिए भी काम करता है। उसके बाद में NHB की बात करते हैं, नेशनल हाउसिंग बैंक। इसकी स्थापना 1988 में होती है। 1990 के अंदर SIDBI की होती है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की। और 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया पंजाब नेशनल बैंक में इसका विलय कर दिया जाता है। 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल में विलय हो गया। 2019 के अंदर विजया बैंक और देना बैंक, इनका बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया जाता है। बैंक ऑफ बड़ौदा में इसका विलय कर दिया जाता है। उसके बाद में 2019 अगस्त 2019 के अंदर केंद्रीय वित्त मंत्री थी निर्मला सीतारमण, उन्होंने एक प्रस्ताव पास किया था, वृद्ध योजना बनाई थी, जिसके अंदर क्या किया था? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इन दोनों का विलय करके पंजाब नेशनल बैंक में मिला दिया। और आगे आंध्र बैंक और कोऑपरेशन बैंक, इन दोनों का विलय करके यूनियन बैंक में मिलाने की बात की थी। सिंडिकेट बैंक को कैनरा बैंक में मिलाने की और इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक के में विलय करने की बात कही गई थी, ठीक है। इस योजना के अंदर ये प्रस्ताव था। आगे चलते हैं थोड़ा सा और। अब हम करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की बात। भारतीय रिजर्व बैंक की बात करने से पहले हम इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं और इसको अगले चैप्टर में शुरू करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक को अगले चैप्टर में शुरू करते हैं ताकि क्लास ज़्यादा लंबी ना हो, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ रहा है, लेक्चर समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक करना और शेयर भी कर देना, ठीक है। मिलते हैं अभी जस्ट आगे वाले वीडियो में।